हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक करने वाले हैं जो आपके एफए के एग्ज़ाम में आने वाला है। जेके एसएसबी, जेके पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनके यूनिट्स, सिंबल, फार्मूला, ओम्स लॉ क्या है। और इस टॉपिक में आज मैं क्या करूँगी, पहले आपको लेक्चर दूंगी और साथ साथ में ही इन बिटवीन हम एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर के एंड तक आप बने रहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो मेरी पहले भी सीरीज़ देख रहा है तो उसको तो इतना आइडिया हो गया कि हमने जर्नल साइंस का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। जर्नल साइंस में हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं, हम विटामिन कर चुके हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कर चुके हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कर चुके हैं सारा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है, सेकेंड वाला, इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी और वोल्टेज क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। अब देखिए, हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मटेरियल से पास होती है तो वो मटेरियल क्या होना चाहिए, खुद में एक कंडक्टर। कंडक्टर मींस ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करे। अब इलेक्ट्रिसिटी है कि फ्लो होना इलेक्ट्रिक चार्जेस का। इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का थ्रू अ कंडक्टर। देखो, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्टर से ही पास होगी। लाइक मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों में बल्ब जब ग्लो होता है, फ़ैन जब रोटेट करता है, मोबाइल हम जब चार्जिंग लगाते हैं, या टीवी जब हम ऑन करते हैं, तो यहाँ पे हमने बात की कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिसिटी में फ़्लो किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का। इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल है वो क्यू से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का उसे हम बोलते हैं कूलम, जो कि रिप्रेजेंट होता है सी से। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोटॉन का वैल्यू क्या है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, तो इनकी वैल्यू सेम ही होती है। बस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आपका माइनस पीछे लगा होता है वैल्यू के, और यहाँ पे जो है वैल्यू से पहले प्लस लगा होता है। बाकी वैल्यू इनकी सेम होती है, और वैल्यू क्या है, 1.610⁻²। हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है, हमारा फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी हमारा कौन सा है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। अब आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ भी किसी भी डेफिनेशन में जब रेट की बात हो तो रेट का मतलब होता है वो टाइम की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर। यहाँ पे हमने सिंपल बात की क्या, कि इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो कैसे हो रहा है एक कंडक्टर से। लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक करंट में क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में बात करेंगे कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर, के फॉर्मूला क्या आएगा, I इक्वल टू क्यू इंटू टी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है, आपका इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इससे पास, और इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू, और कितने टाइम में हो रहा है। रेट मैंने आपको बता दिया कि जब भी रेट आए तो वहाँ पे अपॉन में टाइम आता ही आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज विद टाइम हमारे कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ फ्लो, अब इसमें हमने देखना है कि जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट की हमने बात की पीछे, इसमें अब हमने मेन देखना है ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये करंट है, इनकी डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की। ठीक है, देखिए पीछे हमने क्या पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हमने देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें मूव कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कौन सी डायरेक्शंस में मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड मूव करता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन हमारा जो करंट है, करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है। और दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन में कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल डिफरेंस से हाई पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ मूव करता है। और करंट की अगर हम देखें तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ मूव करता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ मतलब है कि वोल्टेज, वोल्टेज का ही दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी चीज़ आपको समझ चल गई। अगर आपको ये चीज़ समझ चल गई तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ कंडक्टर फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में फ्लो करता है कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट में या पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में। तो अभी आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ देखा, नेगेटिव से पॉजिटिव में। अब करंट का फ्लो कहाँ से होता है, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, बताइए, टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है।
पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, या फिर ये बोथ डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली फ्लो करता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो करंट हमारा जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। ये बैटरी है, यहाँ पे बताया ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहाँ से होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में। ये देखिए मूव करेगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, करंट नेगेटिव। ये देखिए ऑफ कन्वेंशनल करंट इस साइड चल रही है और इलेक्ट्रॉन की देखिए अपोजिट चल रही है। देखिए सेम चल रहा है नहीं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन आपका कौन सी डायरेक्शन में चलता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, और करंट जो है वो आपका कौन सी डायरेक्शन में चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। इतनी चीज़ समझ चल गई। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट में कितना फ्लो ऑफ चार्ज होता है विद टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड में, तो बताइए कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करेगा। तो अभी मैंने क्या, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट की जगह हमने ऐसा यूनिट क्या है इसका, एम्पियर, और चार्ज का क्या है ऐसा यूनिट, कूलम, 1 सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। ये इस तरह इसका ये डेरिवेशन बन जाएगी। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, एमीमीटर। और आपने चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रिक करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अभी क्या बताया आपको पीछे कि वोल्टेज को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, द वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में कितना वर्क डन लगता है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जैसे कोई मोटर है, जैसे आपकी पानी की टैंकी है, ठीक है, ये बीच में आपकी मोटर है और ये आपकी दूसरी जगह पानी पहुंचाना, ठीक है। अब मोटर क्या काम कर रही है, मोटर एक इंटरमीडिएट काम कर रही है एक जगह से पानी को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का क्या काम होता है कि एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से समझिए डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू W/Q। ठीक है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का सिंबल क्या है, V, वर्क डन W, और वर्क डन किसके लिए हुआ, वर्क डन चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो Q फॉर चार्ज। यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया। यूनिट क्या है वोल्टेज का, वोल्ट, जिसको V से डिनोट किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है इसको मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर, और सिंबल क्या है इसका, V। आप देखिए जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा करंट मूव करेगी। ये चीज़ आपने पॉइंट याद रखना है कि जितना ज़्यादा आप वोल्टेज देंगे किसी चीज़ को, उतना ही ज़्यादा करंट जो है वो वहाँ से मूव करेगी। इतनी चीज़ समझ चल गई। चलिए एक बार रिवाइज कर, ठीक है, ये चीज़ समझ चली। देखो वोल्ट मीटर को हमने कैसे लगाया, पैरेलल लगाया हुआ है। वोल्ट मीटर किस लिए यूज़ होता है, वोल्टेज को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे बताया है कन्वेंशनल करंट का क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का क्या फ्लो है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट में जो है वो करंट मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। रेड एरो जो है वो आपके बताए गए हैं करंट के, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, और ब्लू एरो जो है वो आपके बताए गए हैं इलेक्ट्रॉन के, जो कि नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड या नेगेटिव टर्मिनल से टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, IQ/T, या इसको हम अगर इसको ऐसा यूनिट में लिखें, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। सिंबल इसका I है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसको मेजर करने के लिए, एमीमीटर, और यूनिट क्या है इसका, एम्पियर। ये इलेक्ट्रिक करंट का हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, वोल्टेज। वोल्टेज का सिंबल क्या होता है, V। वोल्टेज को इंस्ट्रूमेंट कौन सा मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर, और इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। फार्मूला क्या है, V/Q। फिर हमने पढ़ा चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या है, कैपिटल Q, या कभी कभी स्मॉलर q भी लिखा जाता है। चार्ज को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप भी यूज़ किया जाता है। ऐसा यूनिट जो है वो चार्ज का कूलम है, और फार्मूला क्या है, QI/T। Q मतलब चार्ज। अब देखिए ये कैसे निकला, इलेक्ट्रिक करंट का ये है फार्मूला, क्या था, I इज इक्वल टू Q/T। और जब आपको यहाँ से Q निकालना हो तो हम क्या करेंगे, Q यहीं रहने देंगे,
I इंटू टी। तो ये क्या आपका निकल जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला। अच्छा चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 सेकेंड, फाइंड द चार्ज, तो कर लोगे आप। आपने ये फार्मूला आप याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट का, वहाँ से आप चार्ज निकाल लोगे। मैंने तो अलग से भी करके दे दिया आपको। तो चार्ज का हमारा फार्मूला क्या था, I इंटू टी। चार्ज का हमारा फार्मूला क्या था, कितनी करंट फ्लो की कितने टाइम में, ठीक है। तो कितनी करंट फ्लो की हमारी 2 एम्पियर, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। इनको मल्टीप्लाई करो, 10 कूलम हमारा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लोगे। आपने ये इसमें क्या करना है, आपने फार्मूलाज याद करने, आपके इनके एसआई यूनिट याद करने, कौन से इंस्ट्रूमेंट इनको यूज़ किए जाते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चन कीजिए। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, एम्पियर, ओम्स, वॉट, क्या होता है। एम्पियर अभी हमने पढ़ा। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या कहा जाता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज का एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, एमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर वोल्टेज को, कौन सा इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वोल्ट मीटर। ये रहे आपके आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे अपने ध्यान देना है। देखिए 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं ये, देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो। ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे। इनको समझने के लिए पहले देखिए 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 1/1000 एम्पियर। 1000 देखो 3 नीचे 0 हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब ये ऊपर जाएगा, ये 3 0 हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और साथ में क्या आ जाएगा -10⁻³ एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर्स के बराबर है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये पूछते क्वेश्चन में, तो यही पूछा आपको 1 मिली एम्पियर किसके बराबर है, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर है। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या पढ़ा 1 मिली एम्पियर। अब देखिए अगर पूछे 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर है, देखो सबसे पहले क्या आता है आपका एम्पियर। एम्पियर से छोटा क्या होता है, मिली। मिली से छोटा क्या होता है, माइक्रो। देखो माइक्रो को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, मिली को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। अब एक चीज़ देखो, अगर एम्पियर है, अगर कोई बहुत, अगर ये एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, ये कितनी चीज़ों से मिलके बनी है, अगर 3 चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है, और ये आगे जो है वो 6 चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो जब हम बोलेंगे कि ये जो बड़ा कंपाउंड है, ये छोटे के 3 मिलने से ये एक बनता है। अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें फर्स्ट और सेकंड का, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अगर हम बी और ए का कंपैरिजन करें तो ए जो है हमारा बी के 3 जुड़ने से ए बनता है। लेकिन अगर हम सी में चले जाएं, सी तो बी से भी छोटा है, तो सी के और ज़्यादा अमाउंट में मिलके जो है आपका ए बनेगा। जैसे ये 3 मिलके बने ए, तो सी आपका 6 मिलके ए बनाएगा। इतनी चीज़ समझ ली। वही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि माइक्रो जो है वो सबसे छोटा है, मिली उससे थोड़ा बड़ा, और एम्पियर जो है वो आपका बड़ा है इन तीनों में। अगर एम्पियर के कितने बराबर है, तो 1000 मिली एम्पियर मिलके आपका 1 एम्पियर बनाते हैं। और माइक्रो एम्पियर, और अगर सिर्फ माइक्रो एम्पियर, कितने माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर मिलके बनाते हैं, तो वो भी 1000। लेकिन अगर पूछा जाए कि सीधा एम्पियर बनाना हो तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लगेगा। यही चीज़ यहाँ बोली गई है कि अगर आप 1 मिली एम्पियर को बना रहे हैं माइक्रो एम्पियर में, तो कितना यूनिट लगेंगे आपके, 1000। मतलब 1 माइक्रो एम्पियर का हुआ एम्पियर, उसके बाद छोटा यूनिट कौन सा हुआ, मिली एम्पियर, और उससे भी छोटा कौन सा आपका यूनिट हुआ, माइक्रो एम्पियर। तो कितने मिली एम्पियर मिलके आपका एम्पियर बनाते हैं, 1000 मिली एम्पियर मिलके आपका 1 एम्पियर बनाते हैं। और माइक्रो एम्पियर की बात करें तो माइक्रो एम्पियर इसका 10, अगर ये 10⁻³ है तो माइक्रो एम्पियर होगा 10⁻6 मिलके 1 एम्पियर बनाते हैं। और अगर माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर कितना मिलके बनाता है, तो ये 10⁻⁴
3, ये भी जो है वो 3 ही आएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पूरी समझाएगी है स्लाइड में की। अगर हम बात करें 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना मिलके 1 एम्पियर बनाएगा, तो 10⁻⁻6 मिलके जो है वो 1 एम्पियर बनाएगा। 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर मिलेंगे, फिर जाके 1 एम्पियर बनेगा। ठीक है, यही चीज़ आपको मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी समझाई है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के बराबर होता है, तो 1 मिली, सबसे पहले आपने याद रखना है एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो कितने मिली एम्पियर बना के 1 एम्पियर बनाते हैं, 10⁻⁻3। फिर नेक्स्ट पूछा है 1 माइक्रो एम्पियर कितने माइक्रो एम्पियर मिलके 1 एम्पियर बनाते हैं, तो 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6। ये चीज़ आपको समझ आ रही है। फिर आपको बोला है कि 1 मिली एम्पियर, जो ये 1 मिली एम्पियर है, ये कितने माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, तो ये होता है 1000 के। ठीक है, तो ये 1000। फिर एक पूछा है कि 1 माइक्रो एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर है, तो कितने के बराबर है, इससे कम ही है, माइक्रो कम ही होता है ना। तो अगर माइक्रो जो है वो मिली एम्पियर के कितने ही होगा, 1000 का उल्टा कर लीजिए, 1 2 3 माइक्रो एम्पियर, कि 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो इतने मिली एम्पियर के बराबर होता है। तो इसमें ये सब क्वेश्चन समझाए गए। एग्जाम से पूछा गया था कि 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर्स के बराबर होता है, 1 माइक्रो कितने मिली के इक्वल होता है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। ठीक है, अब देखिए कंडक्टर क्या चीज़ होती है। कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस अपने आप से पास करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कॉपर की वायर होती हैं, उससे करंट जो है हमारा पास होता है, सिल्वर करंट पास करता है, एल्यूमिनियम पास करता है। तो ये आपने नाम भी याद रखने हैं कि कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। फिर है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने आप अंदर से करंट को पास नहीं करने देते। ठीक है, जैसे रबर से करंट पास नहीं होता, वुड से नहीं होता, प्लास्टिक से करंट पास नहीं होता। सेमी कंडक्टर होते हैं इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, किसी टाइम ये इन बिटवीन का मतलब है कि कभी कभी ये जो है कंडक्टिविटी पास कर देते हैं अपने अंदर से, और कभी कभी ये बिल्कुल कंडक्टिविटी अपने अंदर से पास नहीं करने देते। अगर आपको कोई पूछता है कि सिलिकॉन क्या है, तो आपने सिलिकॉन इंसुलेटर नहीं टिक वहाँ पे करके आ जाना। सिलिकॉन आपका एक एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर का, और सेकेंड एग्जाम्पल है आपका जर्मेनियम का। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक हाईवे है, तो हाईवे कितना आपका ब्रॉड होता है, तो वहाँ से ट्रैफिक जो है वो ईजिली मूव कर लेती है। तो इसी तरह हमारा कंडक्टर है जो कि करंट को अपने अंदर से ईजिली पास होने देता है। फिर आ जाता है आपका रोड, जो ब्लॉक्स रोड होती है वहाँ से पास ही नहीं होती गाड़ियाँ, तो वो क्या आपका इंसुलेटर। लेकिन कुछ होती है रोड के अंदर से भी, कुछ नैरो रोड्स होती हैं जहाँ पे ट्रैफिक जो मूव करती है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, फ्रीली नहीं, थोड़ी सी ट्रैफिक मूव करेगी। यहाँ देखो जब हाईवे से गाड़ियाँ नहीं चलती तो रोड के अंदर जाती हैं, रोड के अंदर भी घूम फिर के रास्ते कट कटा के फिर आप अपने हाईवे पे आते हो। ठीक है, तो लिमिटेड ट्रैफिक को लो करना, ये किसकी एग्जांपल है, ऐसे लेमन एग्जांपल आपको समझाई है मैंने कि नैरो रोड जिसमें ट्रैफिक जो है वो लिमिटेड अमाउंट में मूव करती है, वो किसकी, आपकी एक कंपैरिजन है सेमी कंडक्टर का। ठीक है, अब देखिए है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है कंडक्टर पे और सेमी कंडक्टर पे। कंडक्टर का हमें क्या पता है, जिससे करंट पास हो, मतलब हमारे मेटल्स एक कंडक्टर की एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना ही मेटल में हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में अभी आपको पढ़ाती हूँ। और जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो, गर्मियों में आप देखना हमारी तारें वगैरह जल जाती हैं, टूट जाती हैं, तो करंट पास नहीं होता। तो जितना टेम्परेचर होगा उतना ही आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा इन केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर टेम्परेचर आप लो करते हैं, रेजिस्टेंस भी कम होगा इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना आपका रेजिस्टेंस कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, अगर कम हो जाता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करते हो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर कम किया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर हम इस लेवल तक काफ़ी कम रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम कर दें, तो रेजिस्टेंस तो छोड़ो, ये बिल्कुल इंसुलेटर अपने अंदर से करंट बिल्कुल पास नहीं होने देगा। ठीक है, अप टू दिस वैल्यू डिक्रीज कर दें
तो सेमीकंडक्टर्स हमारे क्या बन जाते हैं, इंसुलेटर, बिल्कुल अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देते। अगर हम कंडक्टर की बात देखें, कंडक्टर में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर लो कर देते हो तो कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब उनमें से अच्छी खासी करंट पास होती है। एग्जाम्पल, मरकरी जो है कौन से टेम्परेचर पे, 4.2 केल्विन पे वो क्या एक्ट करती है, एज अ सुपर कंडक्टर। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। इधर हमने क्या देखा कि सेमीकंडक्टर में जो है इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम अप टू दिस वैल्यू रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम कर दें तो सेमीकंडक्टर हमारे क्या चेंज हो जाते हैं इनटू इंसुलेटर। फिर हमने बात देखी कंडक्टर्स की। कंडक्टर में क्या है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ही टेम्परेचर कम करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम कर दें कंडक्टर के केस में तो कंडक्टर बिकम्स गुड कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। और इसमें हमने एक एग्जांपल देखी मरकरी की, 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे ये क्या एक्ट करता है, एज अ सुपर कंडक्टर। इतनी चीज़ समझ चली। अब देखिए, हम बात कर रहे थे पीछे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन प्रोवाइड करना, रुकावट प्रोवाइड करना। किसकी, अभी हम बात किसके कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, करंट की बात करें तो करंट को जब कोई चीज़ रुकावट प्रोवाइड, हर्डल्स क्रिएट करना इन द फ्लो ऑफ करंट, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम सिंबल आर से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है ओम। ओम का देख लीजिए सिंबल ये है। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस को ओम मीटर। इतनी चीज़ समझ चली। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ। अगर लेंथ क्या है तो जितनी लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी छोटी वायर होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर मोटी वायर है उसमें लेस रेजिस्टेंस होगा, अगर थिन वायर है तो उसमें मोर रेजिस्टेंस होगा। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो आर कांस्टेंट का हटा के ये आ जाएगा हमारा रो, रेजिस्टिविटी आ जाएगा, रेजिस्टिविटी लेंथ बाय ए। आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस, रो क्या हमारा रेजिस्टिविटी, और लेंथ क्या है हमारा एल, एरिया क्या है हमारा ए। इतनी चीज़ आपको समझ चली। अब देखिए, ये तो हमारा नॉर्मल है कि डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकला, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एक रेजिस्टेंस का और भी फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। आपको बताया कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू द लेंथ और एरिया अलग फार्मूला, लेकिन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला डिफरेंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाय आई। R मीन्स रेजिस्टेंस, V मतलब वोल्टेज, I मीन्स करंट। का रेजिस्टेंस जिसका यूनिट आप क्या बोल सकते हैं, ओम। देखिए यहाँ पे ओम का एक सिंबल बना हुआ है। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, और करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ये हो गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। फिर आता है हमारा अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड एरिया। ये मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो रो एल बाय ए है। अब इसमें आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस, पी क्या है आपका रेजिस्टिविटी। ये जो रेजिस्टिविटी है ये आपने ध्यान देना, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। देखिए आर जो है आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपने दो चीज़ों पे ध्यान देना। आर आपका रेजिस्टेंस है और आर जो है वो रेजिस्टिविटी है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो रो क्या है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो कि किससे मेजर किया जाता है, ओम मीटर से। ओम का सिंबल मैंने आपको बता दिया, ऐसे है, एम फॉर मीटर, ओम मीटर। चलिए इतना आपने पढ़ लिया अभी, तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, कूलम है। ओम
रेजिस्टेंस इज मेजर्ड यूजिंग, रेजिस्टेंस को किससे मेजर किया जाता है? एमोमीटर से। एमोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? एमोमीटर से आपका करंट मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर से आपका वोल्टेज मीटर किया जाता है। ओम मीटर। इसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, एमोमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या फ़र्क होता है। एमोमीटर में जो है आपका अगर स्ट्रॉन्ग करंट को मेजर करना है तो स्ट्रॉन्ग करंट को मेजर करने के लिए हमारा एमोमीटर है। लेकिन अगर करंट आपका बहुत कम है, बहुत वीक है, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर, जो कि बड़ा, तो उसको हम मेजर करने के लिए एममीटर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर करंट कम है तो उसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं ओम्स लॉ, इस क्वेश्चन को रहने दो। फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये तो अभी आपने पढ़ा, बताइए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब देखिए ये आपके आंसर रहे पे, देखिए ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का क्या, ओम। ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम। रेजिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, ओम मीटर में। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वोल्टेज है वो किसके बराबर होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये कहाँ से आया, देखिए अभी हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V बाई आई, ये यहीं से तो आया। और अगर हमने वोल्टेज निकालनी हो तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ये तो अभी आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर ये ना दे के इनमें से दिया जाता तो आप फिर ये आता, इतनी चीज़ समझ चली। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी एक चीज़ अलग है। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी को कहा जाता है। इसके यूनिट्स क्या हैं, ओम्स मीटर, पीछे दिया भी था ओम्स मीटर। लो रेजिस्टिविटी कौन शो करता है, सिल्वर कॉपर। लो रेजिस्टिविटी मतलब जो कि करंट को रोकता नहीं है, इतनी रुकावट नहीं करता, तो सिल्वर से बड़ी जल्दी आपका जो करंट पास हो जाता है, कॉपर वायर से आपका बड़ी जल्दी करंट पास हो जाता है। हाई रेजिस्टिविटी ज़्यादा रुकावट कौन करता है आपका, निक्रोम, टंगस्टन, ये आपके ज़्यादा रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। निक्रोम आई थिंक आपके ना हीटर, आई एम नॉट श्योर, हीटर वायर्स में निक्रोम होता है या कुछ होता है, आपने चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कौन सा मटेरियल है। अगर कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर इंसुलेटर है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी, वो पीछे हमने देख लिया। अब देखिए, अभी तक आपने जितना पढ़ा, साथ साथ में हम आज इस लेक्चर में हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बताओ, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, या सब पे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन resistivity, that is nature of the material, length of the material, area of the cross section, means all। resistivity depend upon, अभी मैंने आपको बताया resistivity किस पे डिपेंड करती है, कौन सा मटेरियल है और टेम्परेचर क्या है। लेंथ पे नो, एरिया पे नो, नेचर एंड मटेरियल एंड टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताइए रेजिस्टेंस किसी वायर का किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। यहाँ देखो, आपने ये ध्यान देना है कि आपको पूछ क्या, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है। कौन से मटेरियल का लो रेजिस्टेंस होता है, मतलब कम रुकावट वो क्रिएट करता है। कॉपर में करंट पास होती है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। रबर में करंट पास नहीं होती, रेजिस्टेंस हाई है। ग्लास में, वुड में, तो कॉपर में करंट पास हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से कितने आपके क्वेश्चन निकल गए, तो ये रहे आपके आंसर, ठीक है। अब देखिए, यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की,
रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा। ओम मीटर विच लॉ, अच्छा इसका आंसर है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है आपका? ओम्स लॉ ऐसा लॉ है जो तीन चीज़ों के बारे में बात करता है, करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है। वोल्टेज के बारे में बात करता है और रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है। इसी से फॉर्मूले निकलेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ के। तो वो कौन सा आपका? ओम्स लॉ। अगर वोल्टेज आपकी डबल कर दी जाती है और रेजिस्टेंस सेम रखा जाता है तो करंट क्या होगा? देखो वोल्टेज आपकी, इसका रिलेशन सोचो, ये कौन सा फॉर्मूला है जिसका ये रिलेशन आ रहा है? आपने पीछे पढ़ा? RVI, RVI ये क्या? ओम्स लॉ का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? RVI। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब इन्होंने पूछा है कि वोल्टेज डबल कर दी गई, आपको पूछा है कि करंट निकालना है। जब आप करंट निकालोगे, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। जब करंट आपको निकालना है तो V/R आ जाएगा, ठीक है। कि हमने करंट निकालना है तो हमने इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूले को पहले आना है। फिर उन्होंने क्या किया यहाँ पे, देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपको पूछा गया, जो का आपका क्वेश्चन में गिवन है, आपने पहले वो चीज़ें सब लिख लेनी है। आपको वोल्टेज पूछी, वोल्टेज बोला है, रेजिस्टेंस बोला है और आपने करंट, तीन चीज़ें आपने लिख ली। अब आपने देखना है कि इन तीन चीज़ों से कौन सा फार्मूला बन रहा है। इनसे रेजिस्टेंस का फार्मूला बन रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। फिर इन्होंने हमारा करंट यहाँ पूछा, तो करंट निकालने के लिए हम I इसको ऊपर ले जाएंगे और V/R। अब देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताइए, जब हम एक सिनेरियो बताया कि बताइए करंट जो है वो आपकी कितनी फ्लो करती है जब आप वोल्टेज को जो है वो आपकी मानिए वोल्टेज X मूव कर रही थी और आपका रेजिस्टेंस Y था। नेक्स्ट में आपने क्या किया, वोल्टेज आप अपनी डबल करिए 2x करके और आपने रेजिस्टेंस आपका उतना ही रखा। तो बताइए कि अब जो है वो वोल्टेज इस केस में कितनी फ्लो करी। आपको मेन पूछा है कि इस केस में कि वोल्टेज आप जो है, पहले आपने वोल्टेज रखी x, लेकिन फिर आपने वोल्टेज को डबल कर दिया, लेकिन आपने रेजिस्टेंस को जो है वो सेम रखा। बताइए करंट कितनी फ्लो करेगी, ठीक है। तो अब आपने सॉल्व करना है। देखिए आपका आंसर मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये डबल हो जाएगी। कैसे? ये चीज़ मैंने आपको बताई। पहले क्या था ओरिजिनल, मानिए आपने 8 आपकी वोल्टेज थी, रेजिस्टेंस आपका 4 था, 2 हमारी करंट आई। फिर हमने क्या किया, 8 को डबल कर दिया, 8 का डबल क्या होता है 16, लेकिन हमने रेजिस्टेंस को सेम रखा। तो तब क्या हुआ, हमारा करंट जो है वो डबल हो गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आपने देखी कि जब हमने करंट इंक्रीज़ की, पावर भी इंक्रीज़ होती है। जब आपने करंट इंक्रीज़ किया, जब आपने करंट को इंक्रीज़ किया, आपकी पावर भी इंक्रीज़ होगी। तो ये आपका पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो आगे पावर भी पढ़ेंगे, तो यहाँ से मतलब कुछ चीज़ें आप रिलेशन आप बिल्डअप कर दो। हमने रेजिस्टेंस की बात की, रेजिस्टेंस मीन कोई भी फ्लो ऑफ करंट में अगर कोई हर्डल है, कोई रुकावट है। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है बैटरी में सीरीज़ में भी कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये आपका कोई सर्किट है, तो रेजिस्टेंस को हम कम्बिनेशन क्या है रेजिस्टेंस के, कभी रेजिस्टेंस को जो है वो सीरीज़ में कंबाइन किया जाता है और कभी कभी रेजिस्टर्स को क्या किया जाता है, जैसे ये आपकी बैटरी है, सर्किट है कोई, तो उसमें जो है वो इस तरह रेजिस्टर्स को पैरेलल किया कम्बिनेशन में रखा जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब भी आपने रेजिस्टर्स को इन डिफरेंट कम्बिनेशन में रखा, जो सीरीज़ में रखा गया, अगर देखिए अगर एक रेजिस्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है, अगर एक यहाँ पे एक रेजिस्टर में ख़राबी आई तो सारी बिजली जो आगे बंद हो जाएगी, करंट जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन पैरेलल वाले में क्या होता है, अगर देखिए यहाँ पे कोई ख़राबी है, ये ऐसे होता है, अगर एक में कोई ख़राबी हुई, देखिए ये है, ये अगर इसमें कोई ख़राबी निकली, करंट तो यहाँ से फ्लो कर रही है ना,
तो पैरेलल वाले में क्या होता है, आगे करंट जो है फ्लो कर देती है अगर एक रेजिस्टर ख़राब होता है। तो रेजिस्टर के कम्बिनेशन हमने क्या देखे कि सीरीज़ में भी रेजिस्टर को कंबाइन किया जाता, रखा जाता है, और पैरेलल सर्किट्स में भी रेजिस्टर्स को रखा जाता है। अगर सीरीज़ में रखा गया, अगर सीरीज़ में रखा जाता है, जैसे मैंने आपको ये बताया रेजिस्टर्स को, तो इसमें करंट क्या है, हर जगह सेम रहती है। सीरीज़ में आपको अगर रेजिस्टर दिए गए और पूछा कि इनका बताइए रेजिस्टेंस क्या है, तो आपने सबको प्लस कर देना, जैसे R1 है, ये R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टर सबका कम्बिनेशन आ जाएगा। डिसएडवांटेज मैंने आपको क्या बताया, अगर एक में खराबी है तो सब में करंट आगे पास नहीं होगा। अगर एक बल्ब जो है फेल हुआ, मतलब सब आगे करंट सारा फेल। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में होता है कि वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। अगर एक अप्लायंस जो है ख़राब हो जाता है, अगर एक अप्लायंस जो है वो ख़राब होता है, तो बाकी जो है वर्क इंडिपेंडेंटली करते हैं, क्योंकि रेजिस्टर का यहाँ पे कम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल रखा गया है सर्किट में। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 1/R, अगर इनको कंबाइन करें तो 1/R1, R2, R3, इनको बाय पैरेलल कनेक्शन जो हमारे घरों में है, उसमें कौन सा कनेक्शन किया जाता है, रेजिस्टर्स का पैरेलल सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। देखिए ये देखो रेजिस्टर लगाए हुए, ये सर्किट है, रेजिस्टर लगाए सीरीज़ में। देखो ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड है, ठीक है। अगर यहाँ पे ख़राबी हुई तो करंट बंद हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है। पैरेलल में कैसे, देखिए एक रेजिस्टर यहाँ लगाया हुआ है, दूसरा रेजिस्टर यहाँ लगाया हुआ है। अगर यहाँ पे ख़राबी होती है, देखो ये मानो ये ख़राब हो गया, लेकिन करंट तो यहाँ से फ्लो कर रहा है ना। तो ये एक एडवांटेज है पैरेलल की, लेकिन सीरीज़ के कम्बिनेशन से एडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखनी है, वोल्ट मीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अब देखिए रेजिस्टर जो हैं वो आपके सीरीज़ में लगाए जाते हैं बैटरी की, अगर ये बैटरी है तो यहीं कहीं आपके रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल लगाया जाता है बैटरी के। ये चीज़ अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि एमोमीटर क्या है, करंट मेजर करने के लिए अगर हमने लगाया तो एमोमीटर को सीरीज़ में लगाया जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को हम पैरेलल लगाते हैं बैटरी में। अब देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ कहता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, लेकिन यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू वोल्टेज के। इसको हम और भी एक तरीके से बोल सकते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो भी करंट एक कंडक्टर से फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी वोल्टेज है उसमें। आपको पीछे मैंने बताया था ना, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। देखो 2-3 चीज़ें हमने पीछे पढ़ी थी, अगर पावर इंक्रीज़ होगी आपका वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगी, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा। हमने क्या पढ़ा कि जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ही करंट होगी। ये चीज़ आपने याद, पीछे हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो। ओम्स लॉ में क्या कहा है, ओम्स लॉ में कहा कि जब भी करंट जो है वो एक कंडक्टर से फ्लो करती है तो वो वोल्टेज के बिल्कुल प्रोपोर्शनल होती है। इट प्रोवाइडेड, लेकिन इसमें क्या है फिजिकल, लेकिन इट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। इसमें बाकी जो फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वही मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में यहाँ पे पहले तभी लिखा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप अगर हमने यहाँ से आई निकालना है तो आर नीचे चला जाएगा, V/R इंटू आई। अगर आपने रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, V/I इज इक्वल टू, देखो यहाँ से कितने फार्मूले निकलते हैं, आप वोल्टेज भी निकाल सकते हो, आप करंट भी निकाल सकते हो, आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस। अब देखिए ओम्स लॉ में हमने पीछे भी क्या पढ़ा, ओम्स लॉ ऐसा लॉ है जो 3 चीज़ों के बारे में रिलेशन बताता है, वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। वोल्टेज के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस के बारे में और करंट के बारे में। R फॉर रेजिस्टेंस, I फॉर करंट, ठीक है। लेकिन ओम्स लॉ किस में काम करता है, ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर्स में ही काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अगर वोल्टेज आपकी 12 वॉट, तो आपको वोल्टेज दी है कितनी 12 वोल्ट, और करंट जो है वो आपका 3 एम्पियर है। तो आपको क्या निकालना है अब इसमें, रेजिस्टेंस। आपको पता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, V आपको दिया है, I आपको दिया है, तो आपने क्या इसमें निकालना है, रेजिस्टेंस पूछा भी हुआ है, देन द रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए, I इज इक्वल टू R। V क्या हमारा 12, ये कितना है 4 ओम्स,
ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर देखिए, अगर आपको वोल्टेज दिया है तो आपने रेजिस्टेंस निकालना है। अगर आपको रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, तो आपने यहाँ पे करंट निकालना है। यहाँ पूछा है कि करंट क्या है। इधर क्वेश्चन पूछा है कि रेजिस्टर जो है वो आपका 10 ओम का कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी के साथ, जिसकी क्या वैल्यू है 20 वाल्ट। बताइए इसका करंट कितना फ्लोस में करंट करेगा। आपने देखो ये तो याद रखना है, पूछा क्या करंट। जब करंट पूछा तो क्या होगा, करंट को यहीं रहने दो, V/R। V कितना दिया आपका 20, रेजिस्टेंस कितना दिया आपका 10, 2 एम्पियर आपका आ जाएगा क्या, करंट फ्लो करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है कि कभी जो हम घर में फ्यूज़ लगाते हैं ना, उसमें पूछा जाता है कि फ्यूज़ जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बड़ी बड़ी पेपर में। फ्यूज़ का जो एलॉय है वो काफ़ी चीज़ों से बना होता है। मैं इसको जूम कर लेती हूँ, आपको फिर सही से दिखेगा। ठीक है, अलग अलग एलॉय से बना हुआ है। टिन लेड के एलॉय से भी बना हुआ है, लेड के एलॉय से भी बना हुआ है, सिल्वर के एलॉय से भी बना हुआ है, जिंक के एलॉय से भी बना हुआ है फ्यूज़। लेकिन जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो टिन और लेड का एलॉय यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें टिन कितना है आपका 63% और लेड कितना है आपका 37%। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। दूसरी इसमें चीज़ याद रखनी है कि इसमें 3 वायर्स होती हैं। कौन कौन सी वायर्स, फ्यूज़ में 3 तरह की वायर्स होती है। एक रेड कलर की वायर होती है, एक ग्रीन कलर की वायर होती है, एक ब्लैक कलर की वायर होती है। अब इनका क्या काम होता है, इन तीनों वायर्स का क्या काम होता है। रेड वायर को हम बोलते हैं लाइव फेस वायर, ब्लैक वाली को बोलते हैं न्यूट्रल वायर, और ग्रीन को बोलते हैं अर्थ और ग्राउंड वायर। ठीक है, इतनी चीज़ आपने याद रख लेनी। रेड का क्या काम है, रेड जो है वो करंट करती है कैरी, जहाँ से पावर सप्लाई होती है वहाँ से आपके अप्लायंस से। ठीक है, आपने कुछ भी मोबाइल चार्ज करना हो, कुछ भी करना हो, उसमें जो रेड जो है वायर्स का क्या काम है, पावर को कैरी करती है डायरेक्ट स्विच से आपके अप्लायंस में। ब्लैक वाली क्या है, रिटर्न करंट बैक टू द पावर सोर्स। ये न्यूट्रल काम करती है, मतलब जो चीज़ ब्लैक वाली का काम है न्यूट्रल। अगर स्विच गर्म हो गया तो उसको थोड़ा कूल कर देना। ठीक है, और ग्रीन वाला किस लिए यूज़ किया, ग्रीन अर्थनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, और एक सेफ़ पाथ जो है कि लीकेज ना हो करंट का। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, आपने वोल्टेज पढ़ लिया जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे आती है पावर और एनर्जी। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर होता है द रेट। रेट का मतलब टाइम, मैंने आपको स्टार्टिंग से था रेट जब बोला आपने टाइम याद रखना है। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम और कन्वर्टेड इन अ सर्किट, कि कितने रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई, किस में, एक सर्किट में। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रिक मतलब है कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट में कंज्यूम हुई या फिर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई सर्किट में। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज एंड करंट। देखो पावर में होता क्या है, वोल्टेज होती है और करंट होता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, वाट, सिंबल इसका P, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाट मीटर। अब देखिए अदर फार्मूला क्या है पावर के, पावर को जो है I² R भी कहा जाता है और V² R भी कहा जाता है। पावर का फार्मूला क्या था, PVI। अब देखो आपने ओम्स लॉ को नहीं बोलना, आपने ओम्स लॉ बिल्कुल नहीं बोलना। ओम्स लॉ क्या है आपका, ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना। अब देखिए पावर को अपने से कैसे याद करना है, VIP लोग होते हैं। ठीक है, VI, अब VIP है तो P आगे लगाएं पीछे लगाएं P, तो पावर क्या है VIP। पावर का क्या है, पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, VIP, P मतलब पावर। ठीक है, अब क्या हुआ, ओम्स लॉ क्या है, VIR। अब क्या करना, पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू IR, इसका I तो I 2 बार आ जाएगा, तो ये भी पावर का एक फॉर्मूला है। इसी तरह तो P इज इक्वल टू I² R। क्या हुआ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, V इज इक्वल टू IR। अब पुट कीजिए V की वैल्यू पावर के फॉर्मूले में, तो ये आपका आ जाएगा I² R। इसी तरह हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू IR। हम इसको ऐसे अगर करंट निकालना हो तो V/R, देखो VIP है ना, आपने V तो आपने निकाली, अब I को भी निकालना हो तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/R। तो अब क्या करना है, I की जगह V/R VIP में डालो, V/R V का स्क्वायर बाय R। तो इस तरह जो है वो आपके फॉर्मूले हैं पावर के, अदर देन P इक्वल टू VI। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है,
पावर क्या आपका पावर होता है कि कितना आपने काम किया है कितने टाइम में, वर्क डन इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, पावर वर्क डन कितने टाइम में किया है। तो वर्क डन के कितने क्या है यूनिट, जूल पर सेकंड। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। 1000 वाट किसके बराबर होता है, 1 किलो वाट। 1000 किलो वाट देखो 1 मेगावाट के। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के। अब देखिए 1 किलो वाट आर, ये आर जो है ना आपने ध्यान रखना है। अगर आपको कोई पूछता है कि 1 किलो वाट कितने के बराबर है, तो आपने अगर आर नहीं देखा होगा तो आप क्या करके आ जाओगे, 1000 वाट के बराबर करके आ जाओगे। लेकिन 1 किलो वाट आर जब होना तो आर होता है एनर्जी, ये एनर्जी का सिंबल है। एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं, जूल, या तो उसको हम क्या बोलते हैं, किलो वाट आर। अब देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स द टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि इलेक्ट्रिक करंट ने कितना काम किया है कितने समय में। ठीक है, इसके यूनिट क्या है, जूल या फिर किलोवाट आर, मैंने आपको पीछे भी बताया था। 1 किलोवाट आर, देखो वहाँ पे अगर पावर में पूछेंगे ना वो इतना पूछेंगे 1 किलोवाट, लेकिन एनर्जी पूछेंगे 1 किलोवाट आर। ठीक है, 1000 वाट इंटू 1 आर, और इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 3.6 10⁻⁶ जूल। ठीक है, इसके सिंबल ई है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है एनर्जी को मेजर करने के लिए, एनर्जी मीटर या फिर वाट और मीटर। फार्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू पी टी, पी मीन्स पावर, टी फॉर टाइम। अदर फार्मूला क्या है एनर्जी का, अब देखिए पावर का फार्मूला क्या था, ये पावर का फार्मूला था, और हमारा एनर्जी का फार्मूला क्या भी आया, ई इज इक्वल टू पी टी। अब देखिए पी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ई इज इक्वल टू वी आई टी, तो ये आपका एनर्जी का एक और फार्मूला भी बन जाता है। पावर की एनर्जी क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, पावर का फार्मूला ये है, एनर्जी का फार्मूला ये है। अब सब्सटीट्यूट करें जब हम पावर का P, तो क्या बन जाएगी हमारी एनर्जी का एक और फार्मूला। ठीक है, देखो रिवीजन कर लो फिर से, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमारे सिलेबस में था इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, आई। SI यूनिट क्या है, एम्पियर। किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है, एमीटर, और इसका फार्मूला क्या है, करंट चार्ज बाय टाइम। डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है, इसका सिंबल क्या है, V। SI यूनिट है इसका वोल्ट। इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर यूज़ किया जाता है इसको मेजर करने के लिए, और ये क्या है, सीरीज़ में आपके पैरेलल लगता है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। इसका फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू कितना काम हुआ है कितना चार्ज में, इसका अपने फार्मूला याद करना है, V इज इक्वल टू W/Q। पावर किया जाता है, इसका जो SI यूनिट है वाट है, वाट मीटर से इसको मेजर किया जाता है, उसका फार्मूला है P इज इक्वल टू VI। एनर्जी जो है ई से रिप्रेजेंट की जाती है, इसका SI यूनिट है जूल। एनर्जी मीटर से इसको मेजर किया जाता है, और इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू पी टी। आज के लेक्चर में हमने देखो क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़े और साथ साथ में हम MCQs भी सॉल्व कर रहे थे। आई होप आप ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और आई होप आपके लिए लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।